जोहार। वर्गदर्शन राजनीतिक विज्ञान के चौथे पाठ जाति धर्म और लैंगिक मसले के इस तीसरे वीडियो में आज हम लोग जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन, उसकी राजनीतिक अभिव्यक्ति और उसके परिणाम पर चर्चा करेंगे। बच्चों, पिछले के दो वीडियो में हमने लैंगिक मसलों पर आधारित सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और धर्म सांप्रदायिकता पर आधारित सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति पर चर्चा की थी। आज हम लोग जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन और उसकी राजनीति किस तरह से की जाती है और उसका क्या परिणाम होता है, इसके ऊपर आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। बच्चों, इस पाठ के शुरुआती वीडियो में ही आपको बताया गया था कि जाति पर आधारित विभाजन, कास्ट बेस्ड सोशल डिफरेंसेस, ये भारत में ही है। जाति आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में है। आपको यह पता लगेगा कि ऐसा क्यों है। दरअसल हुआ क्या बच्चों कि दुनिया के हर समाज में काम के आधार पर अलग अलग समूह थे, लेकिन वहां पर अलग अलग समूह वो कास्ट बेस्ड नहीं होकर के क्लास बेस्ड हुए, अलग अलग वर्ग हुए। हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे देश में क्या हुआ कि कोई खास काम करने वाला समूह, किसी खास तरह के पेशा में शामिल समूह, अब वो पेशा वंशानुगत हो गया। आप समझिए इस बात को। मतलब अगर कोई पूजा का काम करता है तो फिर उसकी अगली पीढ़ी, मतलब उसकी संतान भी वही काम करेगी, फिर उसकी अगली पीढ़ी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था श्रम के आधार पर सामाजिक विभाजन की वंशानुगत प्रक्रिया के कारण पैदा हुई। ये जो श्रम के आधार पर सामाजिक विभाजन था कि कोई समूह ये काम कर रहा है, कोई समूह दूसरा काम कर रहा है, वो चीज वंशानुगत हुई। तो एक पीढ़ी ने जो काम किया उसकी अगली पीढ़ी ने भी वही काम किया, उसकी अगली पीढ़ी ने भी। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये वंशानुगत होने के कारण हमारे यहाँ एक जाति व्यवस्था के आधार पर सामाजिक विभाजन पैदा हुआ। ध्यान दीजिए, अगर हम जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन का कारण ढूंढें तो इसका कारण है वर्ण व्यवस्था। कभी हो सकता है कि निचली क्लासों में आपने इतिहास में पढ़ा होगा वर्ण व्यवस्था क्या है के बारे में, कि किस तरह से कि काम के आधार पर, जैसे सुना होगा आपने वर्ण व्यवस्था की अगर बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ब्राह्मण, वो वहां पर सोच जाति नहीं थी, वहां पर सोच थी कि कोई भी पूजा पाठ या इस तरह का काम करना होगा वो उनका काम होगा। क्षत्रिय जो लड़ाई का काम होगा, ठीक है, वैश्य जो व्यवसायिक वर्ग होंगे, और शूद्र जो सेवा कार्य करेगा। लेकिन क्या हुआ कि वही वर्ण व्यवस्था वो वंशानुगत हो गई और धीरे धीरे वो लोग एक एक अपने अपने समूह में उनकी एक तरह से वो गोलबंदी होनी शुरू हो गई। और एक समूह के लोग आपस में उसी समूह के लोग आपस में शादी ब्याह का संबंध या फिर खाने पीने का संबंध, और दूसरे समूह के लोगों के साथ उस तरह का मेल जोल नहीं। तो फिर यही सब चीजें कालांतर में उसने जाति व्यवस्था का रूप लिया। ध्यान दीजिएगा, श्रम के आधार पर सामाजिक विभाजन हर देश में हुआ है, हर समाज में हुआ है। हमारे यहाँ श्रम के आधार पर सामाजिक विभाजन वंशानुगत हो गया, पीढ़ी दर पीढ़ी हो गया, और इसीलिए हमारे यहाँ जाति आधारित सामाजिक विभाजन है, जो कि दुनिया के किसी देश में। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें, अगर आधुनिक भारत की बात करें, तो निश्चित रूप से हम देखेंगे कि आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है, गजब का बदलाव हुआ है। आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले जो स्थिति थी वैसी स्थिति आज बिल्कुल नहीं है।
आज आप देखेंगे खास करके शहरों में, तो हमको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बगल में किस जाति के लोग रह रहे हैं। आप क्लास में जब पढ़ने जाते हैं तो आपको इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ बेंच पर कौन सी जाति का बच्चा बैठा हुआ है, आप किसके साथ खेल रहे हैं। अब वो सब बातें कहीं ना कहीं हम उन सब बातों से आगे निकल रहे हैं। मतलब जाति व्यवस्था में, आधुनिक भारत की जाति व्यवस्था में कई सारे बदलाव हुए। किस वजह से ये बदलाव हुआ? यही वो समाज था हमारा जहां गजब छुआछूत की परंपरा थी, धार्मिक स्थलों में कुछ जाति के लोगों का प्रवेश वर्जित था, सार्वजनिक कुओं से या तालाब से पानी नहीं लेना है, तमाम तरह के शोषण की कहानियां थी जिसके बारे में आप भी सुने। लेकिन आधुनिक भारत में वो सारी चीजें बदली हैं। आज हमको जाति व्यवस्था उतने रिजिड, दृढ़ रूप में नहीं दिखती है। इसके कारण क्या है? तो इसका कारण बच्चों, समाज सुधारकों की भूमिका। बहुत सारे लोग ऐसे हुए, आपने भी पढ़ा होगा, जैसे महात्मा गांधी की बात करें, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करें, ज्योतिबा फुले की बात करें, पेरियार की बात करें, अगर दक्षिण भारत की बात हो तो बहुत इस तरह के समाज सुधारक हुए जिन्होंने जाति व्यवस्था और जाति पर आधारित वो जो भेदभाव था उसको खत्म करने के लिए बहुत काम किया और उसका असर पड़ा और इस वजह से आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था बदलाव हुआ। तो एक तो हमारे समाज सुधारकों की जो भूमिका है, दूसरा शहरीकरण। आप देखिएगा कि गांव में कहीं हो सकता है कि जाति के आधार पर भेदभाव कहीं वो ज्यादा दिखे, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता। कई बार शहरों में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस जाति का। तो जैसे जैसे अब आप देखिएगा, जैसे जैसे विकास होगा शहर बढ़ने लगते हैं, शहरीकरण की प्रक्रिया तेज होती है, तो शहरीकरण होगा तो जाति पर आधारित जो भेदभाव है वो कहीं ना कहीं समाप्त होगा। तो भारत में जो भी शहरीकरण तेजी से हुआ है, हो रहा है, इसलिए अभी जाति व्यवस्था में बदलाव। साक्षरता, जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, लोग ज्यादा पढ़ेंगे, समझेंगे चीजों को, तो फिर वो इस बात को समझेंगे कि इस जाति पर आधारित भेदभाव का कोई मतलब नहीं है। तो वो भी बढ़ा है, हमारे देश में लोग ज्यादा शिक्षित हुए हैं, साक्षरता बढ़ी है, तो जाति पर आधारित भेदभाव में कमी है। इसके अलावा पेशा चुनने की आजादी। कभी समय था, हमने बताया कि श्रम के आधार पर सामाजिक विभाजन वो वंशानुगत हो गया था कि मतलब वो काम उसी समूह के लोग करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। किसी जाति के लोग किसी तरह का कोई भी पेशा चुनते हैं, कोई भी काम करते हैं और किसी तरह की उनका वो बंधन नहीं रह गया। तो वो पेशा चुनने की आजादी, जिसको अंग्रेजी में ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी कहते हैं, उसकी वजह से भी भारत के आधुनिक भारत के जाति व्यवस्था में काफी परिवर्तन हुआ। ये तो बहुत कुछ हमको लगता है कि पॉजिटिव बातें हुई, लेकिन क्या इससे हम ये निष्कर्ष निकालें कि भारत से जाति व्यवस्था या जाति के नाम पर भेदभाव पूरी तरह समाप्त हो गया है? तो इसका उत्तर है नहीं। आज भी आप देखेंगे बच्चों कि आज भी भारत के समाज में ज्यादातर जो शादी ब्याह का संबंध होता है वो अपनी जाति में ही लोग करने की कोशिश करते हैं। आज भी आप देखेंगे कि आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से आज भी कुछ वो लोग पिछड़े हुए हैं जो पहले भी पिछड़े हुए थे। उस समूह के लोग, उस जाति के लोग, जैसे पिछड़ी जाति की बात करें, उस समुदाय के लोग आज भी बहुत आगे नहीं निकल पाए। तो निश्चित रूप से वर्तमान भारत में, आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था में काफी बदलाव हुआ है, काफी सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, लेकिन ये कहना कि भारत से जाति व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई है, ये सही नहीं है। जाति व्यवस्था अभी भी बरकरार है। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से भारत में, चूंकि जाति पर आधारित विभाजन ये सिर्फ भारतीय समाज में ही है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में जाति किस रूप में व्यक्त होती है? तो हमको लगता है कि बच्चों ये इतना कॉमन है कि कुछ न कुछ इसके बारे में, मतलब बिना इस पाठ को पढ़े आपके अंदर भी कुछ समझ इसकी होगी कि अगर भारत के राजनीति में तो बिल्कुल जाति का तो बहुत ही ज्यादा जाति की व्यक्ति होती है। कैसे होती है? जैसे आप देखेंगे कि जब भी चुनाव का समय आता है तो जो राजनीतिक दल होते हैं, जब उनको टिकट देना होता है कि किसी खास जगह से कौन किसको चुनाव लड़वाया जाए किसी पार्टी का, तो वो निश्चित रूप से इस बात का ध्यान देते हैं कि उस क्षेत्र में किस जाति के लोगों की संख्या ज्यादा है और कोशिश होती है कि उसी जाति से संबंधित किसी उम्मीदवार को टिकट दिया जाए या उस उम्मीदवार को वहां से खड़ा किया जाए। आप इस बात को समझते हैं कि उस चुनाव क्षेत्र में जिस जाति के लोगों की संख्या ज्यादा है, राजनीतिक दल ये कोशिश करते हैं कि उसी जाति से किसी को उम्मीदवार बनाया जाए। तो सबसे पहली बात कि भारत की राजनीति में किस तरह से भारत की राजनीति को जाति प्रभावित करती है, तो पहला तो उदाहरण यही है कि चुनाव के दौरान उम्मीदवारों का चयन कई बार जाति के आधार पर होता है।
दूसरा आप देखेंगे जब सरकार बनती है, चाहे वो केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल बनाई जाए, राज्य सरकार बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हर जाति समूह से कुछ न कुछ लोगों को मंत्री पद दिया जाए, मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, मंत्री परिषद में शामिल किया जाए, ताकि हर जाति समूह के लोगों को लगे कि इस सरकार में हमारे समूह का प्रतिनिधित्व है। तो चुनाव के समय उम्मीदवार की जाति का ध्यान रखा जाता है। सरकार गठन समय जब मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का गठन होता है उस समय भी इस बात का ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा जब चुनाव का समय होता है तो आप जानते हैं कि जातिगत भावनाओं का राजनीतिक समर्थन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो उम्मीदवार होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, वो लोगों की राजनीतिक भावनाओं को उकसाते हैं और उनको अपने फेवर में लेने की कोशिश करते हैं। तो चुनावों में जातिगत भावनाओं का इस्तेमाल होता है। और एक भारत की राजनीति में जाति के व्यक्ति का एक हम लोग और उदाहरण रखेंगे। आपको मालूम है एक व्यक्ति एक वोट, मतलब वो वन पर्सन वन वोट ही है, मतलब आप कोई भी हैं, आप चाहे अमीर हैं गरीब हैं, एक आदमी को एक ही वोट देने का अधिकार है और हर किसी के वोट का समान मूल्य है। इससे क्या हुआ है कि जो हमारे कुछ पिछड़ी जातियां थी, आज उनके अंदर एक नई चेतना का संचार हुआ है और उनको ये बात समझ में आई है कि उनके वोट का भी बहुत ज्यादा वैल्यू है और वो जातियां आज चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं। तो ये तो हुआ बच्चों ने किस तरह से भारतीय राजनीति को जाति इसको देख करके ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति पूरी तरह से जाति पर आधारित है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, भारतीय राजनीति में जाति का बहुत अधिक प्रभाव है, लेकिन ये कहना कि भारतीय राजनीति भारत में चुनाव पूरी तरह से जाति आधारित है, ये सही नहीं। कैसे हम कह सकते हैं कि चुनाव भारत में सिर्फ जाति आधारित नहीं होते, ये हम कैसे कह सकते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी एक जाति के समर्थन से चुनाव नहीं जीता जा सकता। अगर कोई पार्टी है, उस पार्टी को एक ही जाति के लोगों का वोट मिल रहा है, तो क्या उस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीतेगा? नहीं। चुनाव जीतने के लिए एक से ज्यादा जाति के लोगों का समर्थन हासिल करना होगा। तो ठीक है, अगर उम्मीदवार जिस जाति का है उस जाति के लोग तो उसको वोट दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ उस वोट से वो नहीं जीत सकता, उसको दूसरी जाति के लोगों का भी वोट चाहिए। तो जब दूसरी जाति के लोग उस उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं, इसका मतलब कि वो वोट जाति के नाम पर नहीं दे रहे हैं, वो कुछ और मुद्दों के नाम पर दे रहे हैं, वो विकास के नाम पर दे रहे हैं। तो ठीक है, जाति एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन सिर्फ जाति के आधार पर लोग वोट देते हैं, ये सही नहीं। कोई पार्टी किसी एक जाति के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। ये भी होता है कि किसी चुनाव में अगर कोई उम्मीदवार खड़ा है और वो जिस जाति का है, तो क्या ये जरूरी है कि उस जगह के जितने लोग उस जाति के हैं वो सारे लोग उसको वोट देंगे? नहीं। कई बार लोग जाति से ज्यादा पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता रखते हैं कि चाहे जिस जाति का, अगर हम पार्टी एक्स का समर्थन करते हैं तो पार्टी एक्स चाहे किसी भी उम्मीदवार को, किसी भी जाति के उम्मीदवार को टिकट दे, हमको उससे मतलब नहीं होगा, हम उसी पार्टी को वोट देंगे। तो ये भी एक कारण है, हम कह सकते हैं कि सिर्फ जाति के आधार पर लोग वोट नहीं करते। ये भी हो सकता है ना कि जब किसी जगह से पता चल गया कि उस जगह में इस जाति के लोगों की संख्या ज्यादा है, ऐसा थोड़ा है कि एक ही राजनीतिक दल उस जाति का उम्मीदवार खड़ा करेगा, दूसरे राजनीतिक दल भी करेंगे, तीसरे मतलब एक ही जाति के कई सारे उम्मीदवार हो सकते हैं। अब जब लोग वोट करने जाएंगे तो आपको मालूम है, कल्पना कीजिए कि अगर उस चुनाव क्षेत्र में एक ही जाति के 3 उम्मीदवार खड़े हैं, तो उस जाति का जो निर्वाचक होगा, वोटर होगा, वो 3 आदमी को तो वोट नहीं देगा, वो तो एक ही को देगा। तो उन तीनों में से निश्चित रूप से वो किसी को चुनेगा, और जब चुनेगा तो फिर ये चुनाव जाति के आधार पर तो नहीं होगा, क्योंकि तीनों की जाति सेम है, तो फिर वो कुछ और अंतर देखेगा कि तीनों में कौन बेहतर है। तो फिर ये कहना कि सिर्फ जाति के आधार पर चुनाव होता है, ये सही नहीं है। एक और हम देखेंगे, अच्छा एक इसमें और चीज है कि कभी ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे हम अपने इलाके के वोटर हैं और हम देखेंगे कि जब चुनाव का समय आया तो हमारे जाति का तो कोई उम्मीदवार ही नहीं है, तो क्या हम वोट नहीं देंगे? ऐसा नहीं होगा, हम वोट देते हैं, फिर हम जाति के नाम पर नहीं, फिर हम किसी दूसरे मुद्दे पर देखते हैं कि इसमें से कौन बेहतर है। और एक और चीज, अगर सिर्फ जाति के नाम पर लोग वोट देते तो फिर तो ऐसा होता है कि कोई एक उम्मीदवार जो जीता है वो दोबारा खड़ा होता चुनाव में तो वो हारता ही नहीं। जबकि हम क्या देखते हैं कि हमारे देश में कि ज्यादातर ऐसा होता है कि अभी जो जीता है अगला चुनाव वो हार जाता है, ज्यादातर ऐसा होता है। तो अगर अगला चुनाव वो हार रहा है, इसका मतलब कि लोग सिर्फ जाति के आधार पर वोट नहीं कर रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं उसके कामकाज के ऊपर कितना निर्णय ले रहे हैं। तो जाति चुनाव में एक महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन सिर्फ जाति के आधार पर चुनाव होता है ऐसी बात नहीं है। लोग अन्य मुद्दे जैसे विकास के मुद्दे, सरकार का कामकाज, इस पर भी ध्यान देते हैं। एक और बात है, ऐसा नहीं है
कि सिर्फ जाति ही राजनीति को प्रभावित करती है, इसका उल्टा भी है। इसका उल्टा भी है कि राजनीति का असर भी पड़ा है जाति के ऊपर। राजनीति ने जाति को प्रभावित किया है। कैसे? पहले क्या था कि जाति के अंदर भी कई उप जातियां बन जाती थी। मतलब एक ही जाति है, लेकिन एक ही जाति में उस समूह के लोगों को लोग समझते थे कि वो थोड़ा नीचे है, वो ऊपर, इस तरह की सोच थी। लेकिन अब क्या हुआ कि जब लोगों ने इस बात को देखा कि भैया लोकतंत्र में जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसी की पूछ ज्यादा होती है, तो हर जाति खुद को बड़ा और बड़ा और बड़ा बनाने लगी। और इसके लिए क्या था कि पहले जाति के अंदर जो उप जातियां थी, जो बटी हुई थी, उसको भी अब शामिल किया जा रहा है ताकि एक बड़ा समूह बन सके। क्योंकि मालूम है कि जब बड़ा समूह बनेंगे तब ही राजनीतिक दल हमको ज्यादा पूछेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में बड़ा समूह मतलब ज्यादा वोट मिलने के चांसेस है। तो ये हुआ कि हर जाति अब खुद को बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है और उप जातियों को शामिल कर रही है। दूसरा आप देखेंगे कि एक नए किस्म का ध्रुवीकरण हुआ है। कई सारी जातियां मिल करके अगड़ा या फॉरवर्ड कास्ट जिसको आप बोलते हैं, कई सारी जातियां मिलकर के पिछड़ा जिसको आप बैकवर्ड कास्ट कहते हैं। तो ये कोई जाति नहीं है, ये अगड़ा अगर कहें, फॉरवर्ड कहें, तो ये कई जातियों का समूह है। ये कई जातियों का समूह क्यों बना, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? तो राजनीति। या कई जातियों का समूह जिसको मिलाकर पिछड़ी जातियां कहते हैं, तो पिछड़ी जातियों के पीछे कौन जिम्मेदार है? तो राजनीति। तो इस तरह से राजनीति भी जाति की। अंतिम टॉपिक पे हम आते हैं कि भारत में राजनीति की जो राजनीतिक अभिव्यक्ति होती है, भारत में जाति की जो राजनीतिक अभिव्यक्ति उसका परिणाम कैसा है? हमने देखा था कि लैंगिक मसलों की राजनीतिक अभिव्यक्ति का परिणाम धनात्मक सुखद होता है। सांप्रदायिकता पर आधारित राजनीति का परिणाम बहुत ही बुरा होता है। लेकिन जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम मिश्रित होता है, मतलब धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। धनात्मक परिणाम कैसे? तो बात बच्चों, कुछ राजनीतिक दलों ने निश्चित रूप से कुछ पिछड़ी जातियों के मुद्दों से, उनकी मांगों से संबंधित चीजों को राजनीति में व्यक्त किया, तो उसका फायदा मिला कि आज आप देखिएगा कि दलित और पिछड़ी जातियों का कहीं ना कहीं उत्थान हुआ, उनकी स्थिति पहले से निश्चित रूप से बेहतर हुई है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी समस्याएं थी, जो उनकी मांगे थी, उनकी राजनीतिक अभिव्यक्ति की गई राजनीतिक दलों के द्वारा, तो उनके लिए कानून बनाए गए, उनके लिए कुछ योजनाएं चलाई गई और आज उनकी स्थिति बेहतर हुई। तो अगर जाति के आधार पर राजनीति नहीं होती तो हो सकता है कि उस जाति समूह के लोगों का उतना भला नहीं होता जितना आज होता है। दूसरा, निश्चित रूप से आज के समाज में भेदभाव में कमी आई है, ज्यादा सम्मान की निगाहों से सबको देखा जाने लगा है। तो ये सब भारत की राजनीति में जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन की राजनीति की अभिव्यक्ति का परिणाम। लेकिन इसका कुछ ऋणात्मक परिणाम भी हो सकता है। कई बार आप देखिएगा कि चुनाव आने के समय में सिर्फ जाति पर फोकस्ड बातें होती हैं, तो उसमें जो ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, शिक्षा है, गरीबी है, रोजगार है, उस पर से ध्यान हट जाता है। आप समझिएगा ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, जाति के आधार पर बात करना या इन मुद्दों पर। तो जाति की राजनीति का सबसे बुरा परिणाम में से एक ये है कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब छूट जाते हैं। और दूसरा सबसे खतरनाक कि कई बार जाति की राजनीति वो कहीं ना कहीं एक सामाजिक तनाव को जन्म देती है और वो समाज में हिंसा का भी कारण बनती है। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं बिहार में या कई जगह पे ऐसा कि जहाँ जातीय हिंसाएं हुई हैं इस वजह से, क्योंकि जाति की राजनीति नहीं है। तो इस तरह से बच्चों, हमने जाति की राजनीति में अभिव्यक्ति क्या है और उसका परिणाम क्या है, इसके ऊपर चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। ग्रीन बोर्ड से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर इसको पढ़ेंगे तो शायद आपकी समझ और बेहतर होगी। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।